हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता था, बट द क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल और हमारे पास एनफ एविडेंस है टू सजेस्ट दैट इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट का भी काम करता था। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम में। कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ आरएनए कैटलिस्ट के द्वारा ही कैटलाइज किए जाते हैं एंड नॉट बाई प्रोटीन एंजाइम्स। तो आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। ठीक है, तो कैटलिस्ट था तो इसलिए वो अनस्टेबल था क्योंकि वो रिएक्टिव था। तो डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से बाय सम केमिकल मॉडिफिकेशन इन इट एंड दस इट वाज मोर स्टेबल। तो डीएनए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है, उसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड फर्दर रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। नाउ रेप्लिकेशन। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, उन्होंने एक स्कीम प्रोड्यूस किया फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। उनका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, it has not skipped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। तो ये जो स्कीम था उसमें जो दोनों स्टैंड होते हैं वो सेपरेट करके एक टेम्पलेट के रूप में एक्ट करते हैं एंड द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। और जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्टैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होता है। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का फॉर द फर्स्ट टाइम वाज शोन इन इकोलाई and subsequently in higher organisms such as plants and human cells। तो मैथ्यू मेजेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को 1958 में। उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, जिसमें कि N15 लिया था, हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। जो N15 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटीज। ठीक है, उसके बाद से ग्रो किया तो वो सिर्फ N15 का ही वो सोर्स था। तो इससे क्या हुआ, सेवरल जनरेशन के बाद जो डीएनए में सिर्फ N15 ही इनकॉर्पोरेट हुआ। दिस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो जो मीडियम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से हम लोग उसको नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल से सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो N15 वाला डीएनए था उसको ट्रांसफ़र किया इन अ मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl। ठीक है, N14 वाले नॉर्मल में उसको ट्रांसफ़र किया और फिर डिफिनिट टाइम इंटरवल्स पे जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई होता था वैसे वैसे वो सैंपल लेते गए एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड अ डबल स्टैंडर्ड हेलिसेस। तो वेरियस सैंपल उनको मिला, वेर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन CSCl ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। हम लोग देख सकते हैं फिर क्या हुआ, डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ N15 टू, तो एक जनरेशन मतलब 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स इक्वलाई 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। तो 20 मिनट्स फर्स्ट जनरेशन के बाद उन्होंने देखा कि जो हम लोग को डीएनए मिलता था वो हाइब्रिड डीएनए मिला। एक स्टैंड N15 वाला था, दूसरा स्टैंड N14 था। Then after second generation after 40 minutes they saw that equal amount मिला N14 N15 का। हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए इक्वल अमाउंट दिया था। तो इस तरह की प्रूफ है कि सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स टेलर और कलीग्स ने 1958 में वीसिया फाबा और फाबा बिन्स पे किया, जिसमें कि रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज़ किया। और फिर उन्होंने इससे प्रूफ किया कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। नाउ द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। लिविंग सेल जैसे इकोलाई में जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसमें रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट बहुत सारे एंजाइम चाहिए होता है। जो मेन एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमरेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट यूज़ करता है टू कैटलाइज। ठीक है, दिस एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम, बहुत ही एफिशिएंट होता है क्योंकि इनको कैटलाइज करना होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम।
जैसे इकोलाई में क्या कितना बेस पेयर होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। तो और वो कंप्लीट करता है रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। दैट मीन्स एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सिमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर पॉलीमराइज करना होगा उसको। तो इससे कि फास्ट ही नहीं, उसको एक्यूरेसी भी रखना होगा, क्योंकि अगर एनी मिस्टेक इन रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। फर्दरमोर इनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उसका ड्यूअल पर्पस, पहला कि वो सबस्ट्रेट के रूप में तो एक्ट करता है एंड द सेकेंड वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कैसे, इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है जस्ट लाइक एटीपी। ठीक है। In addition to DNA-dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. तो एडिशनल एंजाइम्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स है, तो सिंस द 2 strands of DNA cannot be separated into entire length, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको सेपरेट करने में एक बार में, तो वो एक बार में नहीं सेपरेट कर सकते हैं। तो रेप्लिकेशन थोड़ा थोड़ा हेलिक्स को ओपन करके होता है, तो उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इससे क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। क्या होता है कि वह स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम है, वो तो रेप्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि उसका जो अपोजिट पोलैरिटी वाला जो स्टैंड बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। बट जो अनदर स्टैंड विच हैज़ अ पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें फ्रैगमेंट्स में वो रेप्लिकेट करता है। बिकॉज जो एंजाइम है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, वो 5 प्राइम 3 प्राइम में होता है, तो इसलिए जो पोलैरिटी होती है 5 प्राइम 3 प्राइम टेम्पलेट की, जो स्टैंड बनता है रेप्लिकेशन के बाद, तो वो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बनता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग को दूसरा एंजाइम चाहिए होता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैनॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपने आप प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, एंड ऑल्सो डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, कहीं भी नहीं इनिशिएट कर सकता है। तो इकोलाई में एक डेफिनेट रीजन होगा वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, एंड सच रीजन्स आर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। It is because of requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector. इसी origin of replication के रिक्वायरमेंट के वजह से जो भी डीएनए को प्रोपेगेट करना है उसको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेक्टर प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर ही हमको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। यूकैरियोट्स में कहाँ रेप्लिकेशन होता है, कब, सेल साइकिल के किस फेज में, एस फेज में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। हाईली कोऑर्डिनेटेड इसलिए होना चाहिए कि अगर फेलियर हो गया सेल डिवीजन के बाद, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, देन इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी। इसको क्रोमोसोमल एनोमली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर वह स्टैंड जिसकी पोलैरिटी, जो टेम्पलेट स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसमें कंटिन्यूअस स्टैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड कंटिन्यूअस है। बट द अदर स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसमें डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बनता है। ये जो रेप्लिकेशन पर ये जो फ्रैगमेंट्स, इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग को डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। दस वी कॉम्प्लिकेटेड अभी तक इतना ही अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, थैंक यू।